हेलो एवरीवन, आप सबका अपने अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं बायोलॉजी के पार्ट 11th को लेकर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 1000 MCQ सीरीज़ की पार्ट 11th में, जिसमें आपके सामने वही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो आप वीडियो को पूरा और अंत तक वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे जितने भी न्यू साथी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जितने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के अपन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काला अजार रोग का परजीवी है। ऑप्शन ए है लिस्मानिया डोडोवानी, बी ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, सी प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम और डी वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिस्मानिया डोडोवानी, यानी कि जो काला अजार रोग है उसका परजीवी होता है वो लिस्मानिया डोडोवानी होता है। इसी तरह बात करें अपन वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई की, तो वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई की वजह से फाइलेरिया नामक रोग होता है। यह क्या यह रोग होता है वो एक क्यूलेक्स नामक एक मच्छर होता है उसके काटने से होता है। इस रोग में क्या होता है, पैरों वृषण कोष होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं उनके कोष में, शरीर के अन्य भागों में क्या होता है, सूजन आ जाती है और हमारे जो पैर होते हैं वो हाथी के पांव की तरफ फूलकर मोटे हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग को फील पांव रोग या फिर हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया। ए स्नाडग्रास, बी कार्ल वान फ्रिश, सी इम्मस और डी मानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल वान फ्रिश होता है। ओके, तो कार्ल वान फ्रिश ने सबसे पहले मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है। ए सेरिब्रम, बी मेडुला, सी सेरिबेलम और डी मैंडिबुलर तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम, यानी कि मानव मस्तिष्क का जो सेरिब्रम पार्ट होता है उसके नष्ट हो जाने से हमारी स्मरण शक्ति क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। ए नेसल, बी पटेला, सी पैलेटाइन और डी स्टेपीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेपीज होती है, यानी कि मानव और जो खरगोश होता है दोनों की कंडीशन वो सेम होती है और इसलिए इनकी सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी स्टेपीज होती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है, इसको फीमर के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबे संकर कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में स्वयं परागण कराने पर लंबे व बोने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है। ऑप्शन ए है पृथक्करण का नियम, बी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, सी प्रभाविता का नियम और डी सहलग्नता का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथक्करण का नियम, यानी कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित जो पृथक्करण का नियम ये कहता है कि इस बात को सिद्ध करता है कि जब लंबे पौधे यानी कि टाल प्लांट और जो बोने पौधे ड्वार्ट प्लांट होते हैं वो क्या उनके बीच में जब क्रॉस किया जाता है तब जो पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, बोने पौधे होते हैं, यानी कि उनमें उनके जो लंबे पौधों का जीन और बोने पौधे का जीन अलग अलग हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, इस तरह बात करें पर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की, तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलते हैं तो उनके आपस में मिलाया जाता है तो दोनों क्या करते हैं आपस में मिल जाते हैं, लेकिन किंतु जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी उस अगली पीढ़ी में उनके गुण क्या होते हैं वापस से अलग अलग हो जाते हैं। वो होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है। ओके फ्रेंड, इसी तरह बात करें प्रभाविता का नियम की, तो प्रभाविता के नियम में क्या होता है कि जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब उनमें से एक प्रभावी होता है और एक क्या होता है अप्रभावी होता है। उसी स्थिति में जो लक्षण प्रभावी होता है वो अगली पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में होता है। ए एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है, बी उसके गुणसूत्र में परिवर्तन किया जाता है, सी टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, डी उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में आपको बताना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। तो जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तो इस क्रिया को आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जबकि बात करें अपन टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल होता है उनके टिश्यूज को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाता है और उनसे क्या बनाता है, जाइगोट तैयार किया जाता है। फिर उस जाइगोट को जो फीमेल होती है उस फीमेल के ओवेरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस क्रिया के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है ए ट्रांसवर्जन, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी ट्रांसडक्शन और डी ट्रांसपोशंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोशंस कहा जाता है। तो जो जंपिंग जीन्स होता है उसको ट्रांसपोशंस के नाम से जाना जाता है और इसकी सबसे पहले खोज करने वाले थे वो थे बारबेरा मी क्लिंटक नामक वैज्ञानिक थे। एक बार फिर से बता रहा हूं, बारबेरा मिस्टर क्लिंटक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जंपिंग जीन्स की खोज की थी, जिसको ट्रांसपोशंस के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? ए युग्मक द्वारा, बी पुंकेसर द्वारा, सी जीन्स द्वारा और डी सेंट्रोसोम द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन्स द्वारा। यानी कि जीन्स द्वारा आनुवांशिक लक्षण है वो उस जनक से अब उसकी संतान के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? ए विश्व जनसंख्या दिवस, बी विश्व पर्यावरण दिवस, सी विश्व स्वच्छता दिवस और डी वन संरक्षण दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं? ए सहभोजी, बी शाकाहारी, सी फोना और फ्लोरा और डी प्लवक या प्लैंकटोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी प्लैंकटोन या प्लवक कहा जाता है। तो जलीय वातावरण में जो सूक्ष्मजीव और पादप होते हैं उनको सम्मिलित रूप से उनको प्लैंकटोन के नाम से, प्लवक के रूप में जाना जाता है। तो इसी तरह किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं को फोना के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोन घाटी जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं कहां पर है? यानी कि आपको साइलेंट वैली के बारे में बताना है कि साइलेंट वैली कहां पर प्रेजेंट है। ए जम्मू कश्मीर, बी कुल्लू मनाली, सी केरल और डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में है। यानी कि जो साइलेंट वैली है वो केरल के अंदर प्रेजेंट हो है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है? ए लिली, बी कमल, सी गेंदा और डी गुलाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल का पुष्प। यानी कि निलोंजिला मैंजीफेरस का नाम होता है। तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो राष्ट्रीय जो वृक्ष होता है वो नीम का वृक्ष है, और राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, और राष्ट्रीय फल होता है वो आम होता है, मैंजीफेरा इंडिका है। ओके फ्रेंड, तो आप इन सबको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है कहलाती है? ए जूट, बी कपास, सी फ्लैक्स और डी सेमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास। यानी कि रेशेदार फसल कौन सी होती है? कपास होती है, जो गोसिपियम स्पीसीज इसका बोटनिकल नेम होता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भारत में पाई जाती है। इसके अलावा जूट की अपन बात जो, और ये जो कपास होती है वो काली मिट्टी में उगाई जाती है और ये हमेशा बीज से प्राप्त होती है। जबकि जूट की बात करें तो जूट से हमेशा क्या बनाते हैं? बोरे या रेशेदार बोरे बनाए जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है फसल वहाँ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? ए मेलिया, बी मोरस एल्बा, सी मोरस नाइग्रा और डी सेलिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरस एल्बा से बनाई जाती है। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? ए सिड्रस डियोड्रा, बी सैलिक्स परप्यूरिया, सी टेक्टोना ग्रैंडिस और डी मोरस एल्बा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैलिक्स परपुरिया, यानी कि सैलिक्स परपुरिया से बनाई जाती है वो क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। जबकि बात करें टेक्टोना ग्रैंडिस तो ये टीक का बोटनिकल नेम होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का अर्थ है ए बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, सी बी बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ, सी बैसिलस कल्चर ग्रोथ, डी बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन होता है, यानी कि बीसीजी की फुल फॉर्म होती है वो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन होती है। और ये क्षय रोग जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके इलाज में इसके टीके का प्रयोग किया जाता है। ओके, जो टीबी होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु के द्वारा फैलती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों का हेरफेर के लिए आवश्यक है ए विभिन्न फसल पाने के लिए, बी खनिजों के गुण बढ़ाने के लिए, सी प्रोटीन के गुण बढ़ाने के लिए, डी मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों का हेरफेर किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? ए कम तापमान पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, बी उत्तकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है, सी कम तापक्रम पर श्वसन क्रिया रुक जाती है और डी कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक शक्ति हो जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ए खुराना ने, यानी कि हरगोविंद खुराना ने, बी वाटसन व क्रिक ने, सी कार्नबर्ग ने और डी नीरेनबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्नबर्ग ने, यानी कि कार्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया था। जबकि वाटसन एंड क्रिक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में प्रेजेंट किया था। ओके, जबकि बात करें और जो डीएनए होता है वो क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है, जो एक छोटे से भाग को, जिसका एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, जो माता पिता के गुणों द्वारा संतान के अंतर्गत प्रवेश करता है। ओके, क्योंकि हर बात करें अपन खुराना की तो हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक कोड की स्थापना, जेनेटिक खोज की खोज की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिक कारकों का जोड़ा होता है कहलाता है? ए विषम युग्मजी, बी संकर, सी समयुग्मजी, डी प्रभावी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समयुग्मजी, यानी कि एक जीव जिसमें दो समरूप आनुवंशिक कारकों का जोड़ा होता है उसको समयुग्मजी के नाम से, यानी कि होमोजाइगस के नाम से जाना जाता है। जबकि अलग अलग आनुवंशिक कारकों का जोड़ा होता है तो उसको विषम युग्मजी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का आपको वीडियो किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? आप जाइए और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो आप सब लोगों तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, या किसी भी क्वेश्चन के प्रति आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आप जितने भी मेरे नए साथी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जितनी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ज़्यादा गेन कर सकें। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धुआंधार पारी के साथ में। तो लास्ट में इतना कहूँगा कि धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।